वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़े हुए हर विषय पर डिटेल में होती है बातचीत। और अब ये बातचीत और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आज से खुल गया है देश का सबसे बड़ा आईपीओ और इस आईपीओ पर डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन इसके साथ साथ आज बातचीत तो होगी, आज जो लिस्ट हुए हैं शेयर उसको लेकर के भी। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान अरुण केजरीवाल जी से। आईपीओ पर तो बहुत पैनी निगाह रहती है अरुण जी की और बहुत डिटेल में जो है एनालिसिस करते हैं, खुद स्वयं प्लांट जा करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और शौर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स, बहुत सारे खबरें लेकर के। तो शौर्य के साथ शुरुआत करते हैं। पहले आईपीओ डिस्कस, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ वो डिस्कस करें, आज की लिस्टिंग। शौर्य जी, नज़र सबकी आईपीओ पर है तो उससे शुरुआत करते हैं। लेकिन सबकी नज़रें आईपीओ पर हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा लोगों को धैर्य कराते हैं। चलिए ठीक, चलो पहले लिस्टिंग देख लेते हैं। जो भी प्रीमियम यहाँ पर मिला 10% के आसपास का। जी बिल्कुल। एग्जैक्ट प्रीमियम कितना रहा? जी, एग्जैक्ट प्रीमियम की बात करें तो गरुड़ा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिस्ट होने के बाद 10.5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। और उसके बाद अगर बात करें थोड़ी और तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि शेयर में अभी अगर बात करें तो और एप्रिसिएशन का प्राइस मिला है लिस्टिंग के बाद भी 7%, अब 8% के आसपास होने वाले लिस्टिंग प्राइस से और ज़्यादा बढ़ते हुए गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का प्राइस नज़र आया है। तो ये स्थिति रही गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को लेकर के। अरुण सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बताइए गरुड़ा कंस्ट्रक्शन पे जिन्होंने आईपीओ में लगाए थे मिल गए हैं, क्या करें एक बार के लिए? जो भी 10% के आसपास का या फिर थोड़ा ज़्यादा इस समय जो प्रीमियम मिल रहा है उसमें प्रीमियम बुक कर लें, लिस्टिंग इन ले लें। विपुल जी 18% का गेन मिल रहा है, मेरे ख्याल से अच्छा गेन है। जहां इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो जो 3 दिन जब इशू खुली थी तो इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद या प्रीमियम नहीं था। मेरे ख्याल से जो मिलता है ले लीजिए और फिर देखेंगे कुछ न कुछ आईपीओ या जो आपका एक सेगमेंट है चुन चुन के उसमें कोई न कोई स्टॉक आपको अवश्य बता देंगे जिसमें आप और कमा सकते। ठीक सर। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला सर, वो क्या उनको इतना प्रीमियम दे करके 18% का पैसे लगाने चाहिए या फिर आपको लगता है अवॉइड ही करना चाहिए? बिल्कुल नहीं विपुल जी, जब मैं लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए कहूं तो मैं दूसरे लोगों को उसमें निवेश करने की सलाह कैसे दे सकता हूं? ये उचित नहीं होगी। और मेरे ख्याल से जो मिलता है ले लीजिए, फिर देखते हैं कोई नए आईपीओ। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के देश के सबसे बड़े आईपीओ हुंडई मोटर्स की। हुंडई मोटर्स पे बताइए शौर्य, क्या कुछ बड़े हाइलाइट्स हैं? पहले तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी चलिए, हुंडई मोटर्स की शुरुआत करते हैं सब्सक्रिप्शन से। सबसे पहले अगर सब्सक्रिप्शन में डालें, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 14% सब्सक्राइब हो चुका है। अब बात करते हैं कंपनी का प्राइस बैंड। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो वह 1865 से लेके 1960 का, और कंपनी का टोटल इशू साइज है 27,870 करोड़ का। लेकिन पूरा ही इशू ऑफर फॉर सेल है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं कि पूरा ही इशू ऑफर फॉर सेल है। सबसे पहले उसको कंसिडर करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जब इंडियन मार्केट में लिस्ट होती है तो एक कंडीशन है कि 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 75% या उससे कम होनी चाहिए। अब आप देखेंगे तो लगेगा कि आईपीओ का इतना बड़ा साइज जो है ऑफर फॉर सेल है, पूरा प्रमोटर अपने पास लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रमोटर का 82% की हिस्सेदारी है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है 3 साल के अंदर अभी प्रमोटर को और अपना हिस्सा बेचना पड़ेगा कि ताकि वो 75% है उसे नीचे आ सके। ये तो हो गया पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट है, कंपनी अगर फ्रेश इशू लाती है वो क्यों लाती है? वो लाती है ताकि अपनी क्षमता विस्तार या उस पर खर्च कर सके। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि क्या इक्विटी के थ्रू पैसे रेज करने अकेला मेथड है क्षमता विस्तार का? नहीं, आप डेट से भी कर सकते हो। अगर कंपनी की अच्छी पोजीशन है तो अपने खुद के पैसों से भी कर सकती है। अब अगर हुंडई पे नजर डाले तो हुंडई ने FY24 में 8,000 करोड़ रुपए जनरेट करे थे अपने ऑपरेशन से कैश में। बहुत बड़ा उन्होंने डिविडेंड भी दिया था पेरेंट को, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की अच्छी खासी पोजीशन है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी का डेट भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसका मतलब हुंडई बिना इक्विटी के थ्रू पैसे रेस करे भी अच्छी पोजीशन में है कि वो अपना क्षमता विस्तार पे खर्च कर सकती है। और इसका बताया भी है, हुंडई ने बोला है कि वो अगले 10 साल में लगभग $4 बिलियन जो है वो इंडिया में खर्च करेगी। इसका मतलब 33,000 करोड़। और वो कंपनी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हुंडई पिछले FY9 से देखे तो लगातार बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में मार्केट शेयर घटते हुए नजर आया है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा का जो है मार्केट शेयर बढ़ते हुए नजर आया है। हालांकि एसयूवी सेगमेंट में जहाँ पे किनकी अच्छी पोजीशन है वहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पता चलता है कि हुंडई को भारत के कंज्यूमर की पल्स अच्छे से पता है, इसीलिए अब तक मेंटेन कर पाई है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये भी है कि अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड देखें ईवी सेगमेंट में, पूरे मतलब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, FY21 से लेकर FY24 तक जो हैचबैक का हिस्सा है वो 40% से घटकर अब 25-26% आ गया है, और हुंडई ने वैसे ही करते हुए नजर आई है। इसी से प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिस पे डिपेंड करता है कंपनी का वैल्यूएशन। वो ये कि आगे आने वाले टाइम में ईवी का ही सेगमेंट है, अभी खाली 2-2.5% है ईवी का, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो 20 से 30% होते हुए नजर आ सकता है। हिस्सा वो क्रिसल के द्वारा बताया गया है, और उसमें हुंडई का शेयर है खाली 2%। तो आगे आने वाले समय में हुंडई की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो उनके रेवेन्यूज, पीई, मार्केट शेयर, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर पे, कि हुंडई एसयूवी यानी ईवी में कितने अच्छी तरह से अपने आप को प्ले कर सकती है। वही कंपनी के वैल्यूएशंस भी डिफाइन करेगा कि महंगे हैं या सस्ते हैं। चलिए ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत लंबा तरीके से आपने जो है तमाम चीज़ें बताई। अब जरा ब्रोकर की राय जान लेते हैं, क्योंकि क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए वो जानना पहले जरूरी है। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए लंबी अवधि के लिए कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़, लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। SBI सिक्योरिटीज़ लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, और IDBI कैपिटल सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। अब सीधे चलते हैं अरुण जी के पास, और उससे पहले जो है ये वैल्यूएशन ज़रा आप देख लीजिए कि एक तो ये वैल्यूएशन हुंडई की है जो कि करीब 26-27 के आसपास बैठती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के पी जो है वो करीब 10.03 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की थोड़ा सा महंगा है, मारुति भी थोड़ी सी महंगी इससे दिखाई दे रही है, लेकिन टाटा मोटर्स जो है वो जो है इस जो है अगर देखें वहाँ पर वो स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस बीच ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि जिन्होंने एंकर इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कि IPO में पैसे लगाए हैं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं लगाना है, अवॉइड करना है, डूब जाएगा ये। उसमें नाम ICICI पोटेंशियल का है, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को 361, बंधन म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मोतीलाल म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ। तो ज़्यादातर जो देश के बड़े नाम हैं उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ है, और एंकर इन्वेस्टर में और भी विदेशी नाम भी शामिल हैं। उसमें फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट है, मॉर्गन स्टैनले ने पैसे लगाए हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, JP मॉर्गन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और HSBC। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने, ये विदेशी एंकर हैं जिन्होंने कि IPO में पैसे लगाए हुए हैं। सर, वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी सारे सवाल देखने को मिल रहे थे। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी घट रहा है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर की पहली बाधा तो पार कर गए। वहाँ पर तो काफ़ी बड़े बड़े नाम उत्साहजनक तरीके से घरेलू और विदेशी दोनों जगहों से जो है हम देख रहे हैं लोगों ने पैसे लगाए हैं। विपुल जी, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। जहां तक प्राइसिंग और वैल्यूएशन का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कंपनी हुंडई जितना ले सकती थी उससे कुछ न कुछ ज्यादा ले रही है, और जो ग्रे मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा प्रीमियम था उसको शायद देखकर इन्होंने फाइनल प्राइस करते करते 24,000 करोड़ की जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो बढ़कर लगभग 27,900 27,800 करोड़ पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं लालच आकर 200 रुपए से कीमत बढ़ गई है। इसके कारण जो प्रीमियम था करीब 700 750 रुपए वो घटकर अब महज 50 रुपए या उसके आसपास है। लेकिन कंपनी आने वाले समय में इसमें जो ग्रोथ हो सकता है, जो ईवी का भविष्य शौर्य बात कर रहा था और उसका जो मार्केट शेयर है महज 2% है, आने वाले 5 महीने में जो FY25 के बचे हैं इसमें 4 नए मॉडल लॉन्च करने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है, और ये अवश्य इसी 5 महीने में आ जाएंगे। ये सब देखते हुए प्लस अगर आप देखें तो 2.5 लाख गाड़ियों की नई कैपेसिटी का प्लांट तलेगांव महाराष्ट्र पूना के पास नया चालू होगा दिसंबर 25 तक। तो ये सब देखते हुए जो कहते हैं रनवे फॉर ग्रोथ कंपनी के पास मौजूद है, और कोई भी निवेशक अगर 1-1.5-2 साल की अवधि से निवेश करता है तो उसे पैसा बनेगा। अब आ जाते हैं बाजार में जो फ्लिपर की बात करते हैं जिनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है, उनको क्या करना चाहिए
अगर आप अप्लाई करते हैं और पहले दिन पैसा नहीं बनता क्योंकि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करो, तो बेशक अप्लाई मत कीजिए। पहले दिन लिस्टिंग होने के बाद तय कीजिए कि क्या आपको इस शेयर में घुसना है। मेरे ख्याल से पहले दिन वोलेटिलिटी काफी रहेगी और हो सकता है ये शेयर 100 रुपए ऊपर या 100 रुपए नीचे इशू प्राइस से एक रेंज में घूमे। उस समय आप तय कीजिए आपको क्या करना चाहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई सारी स्टोरीज, कई सारे इसके ऊपर कमेंट्स आए हैं कि कंपनी ने पैसा भारतवर्ष से निकाल लिया है। एक चीज समझिए, जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती उसको अपने सिर्फ शेयर धारकों को जवाब देना होता है। नए इन्वेस्टर जो कंपनी में जुड़ने वाले हैं उनको ये बताने की दरकार नहीं है कि उसने कमाई को कितना बांटा डिविडेंड के तौर पर या क्या किया। इस सब्जेक्ट पे बात करना मेरे ख्याल से ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना शौर्य के लिए ये उचित है। ये सब चीज देखते हुए मेरी राय साफ बनकर आती है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो बेशक इस शेयर में निवेश करे, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन अगर उसका मकसद है तो वो सोचकर अप्लाई करे, क्योंकि इसमें लिस्टिंग गेन मिले या न मिले, जिस हिसाब से प्राइस है 1960 रुपए, उसके सामने 50 कमाया या 50 खोया कोई मायने नहीं रखता। बात सही है सर आपकी। तो सर आप अभी क्या एक बार के लिए लगाएं पैसे कि ना लगाएं, क्या करें क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। सर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए साफ कहता हूं, अगर आपको पैसा 1 महीना 2 महीना 1 साल में बनाना है तो पैसा डालिए। अगर आप चाहते हैं कि पहले दिन लखपति बन जाएंगे ह्युंडई में निवेश करके, तो पैसा मत लगाइए। तो मतलब फिलहाल के लिए अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो क्या होल्ड कर सकते हैं क्या इसको सर? हाँ, अप्लाई कीजिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए 8,24,000 की क्षमता है कंपनी की जो फुल्ली यूटिलाइज्ड है। करीब 93% गाड़ियां बन रही है। 2.5 लाख की नई कैपेसिटी ऐड होगी जिसे 15 महीने लगेंगे, तो 8,24 हो जाएगा 10,74। तो 10,74 जब बनता है तो कुछ मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, कुछ कंपनी की प्रोडक्शन वैल्यू में बढ़ेगी, कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा। और जैसे शौर्य ने कहा कि कंपनी हैचबैक में नहीं है, उसी को एक कदम और आगे लेकर चले तो जो मार्केट सेगमेंट में जो वैगन आर है, जो एल्टो है, ये जो लो वैल्यू की कार है, एंट्री लेवल कार है, इसमें ह्युंडई ने कभी प्रवेश नहीं किया। इसके लिए इसका पर व्हीकल कंट्रीब्यूशन जो आता है एबिटा का, वो बाकी कंपनी से बहुत ज्यादा ऊंचा है। ठीक सर। सर हमारे पास बड़ी संख्या में जो है तमाम दर्शकों की कल टिप्पणियाँ आई, कल जो हमने शो किया था उसमें लोगों ने कंपनी के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा। कह रहे हैं कि विदेशी, सुनील जी कह रहे हैं विदेशी कंपनी में पैसा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म पर रहना है, विदेशी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है। डोंट अप्लाई हुंडई IPO, रतन जी कह रहे हैं पी के ऊपर चला जाएगा, 10% नेगेटिव लिस्टिंग एक्सपेक्टेड। इसके अलावा शिवनाथ जी कह रहे हैं कि देश का पैसा बाहर ना जाए। विजय गुरु जी कह रहे हैं कि IPO बहुत महंगा है। ये जो एक बात चली और मतलब एक दूसरे को किसी ने लिखा था कि मैं अप्लाई करूंगा, उसको लोग कह रहे हैं कि आपका अगला जो है वो रिलायंस पावर बन जाएगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो। सर देश का सबसे बड़ा IPO जब जब शब्द आता है तब तक लोगों के दिमाग में बाज़ार में गिरावट ही नज़र आती है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या इस बार भी ये संयोग ऐसा ही रहेगा, इतिहास दोहराएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस बार थोड़ा सा स्थिति बेहतर होगी? विपुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करता हूं। और शेयर बाजार में इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये भी सच है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी IPO अगर 2000 के बाद की बात करें तो कोल इंडिया था। कोल इंडिया में निवेशकों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। उसके बाद 2008 में रिलायंस पावर आया, जिसमें ज्यादा बात न करे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसमें पावर होते हुए सबके हाथ जल गए, कुछ लोगों के शरीर जल गए, बड़े बड़े नुकसान उठाए गए।
उसके बाद में अगर आप देखें तो LIC की इश्यू आई जिसमें शुरुआती तौर पर पैसा नहीं बना और मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद में उसमें पैसा बना। फिर आया पेटीएम और अब आया है Hyundai। तो बड़े इश्यू में व्हाट्सएप एक्टिव ज्यादा हो जाता है। हर आदमी को डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना व्यू शेयर करना, बोलना उनका एक बर्थ राइट है और आप किसी को रोक नहीं सकते। हकीकत क्या है कि गाड़ी Hyundai कोरिया की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वो गाड़ियां बनाता है वो भारतवर्ष में बनाता है और लगभग 80% गाड़ी जो बनती है वो भारतवर्ष में बिकती है। महज 20% गाड़ियां इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है। 8.5 लाख गाड़ी या 8.25 लाख गाड़ी या 8 लाख गाड़ी वो बनाकर बेच रहा है। छोटी मोटी संख्या नहीं है। और हो सकता है जो कई लोगों ने टिप्पणी की है इसमें से कई लोग Hyundai की गाड़ी यूज करते हो खुद चलाने में, खुद की ओनरशिप में या उसमें बैठते हो। अब आ जाइए कि उसने पैसा कमाया। गाड़ी का धंधा अच्छा खासा धंधा है। 30 साल से Hyundai भारतवर्ष में मौजूद है, गाड़ी बना रही है, अच्छी कंपनी है, पैसा कमाती है और उस पैसे को री इन्वेस्ट भी कर रही है। अब जो नया इन्वेस्टमेंट कर रही है मेरे ख्याल से 32 से 33 हजार करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ जो ये 4 मॉडल मैंने ईवी की बात की उसमें और करीब 8,000-9,000 करोड़ एक जो नया प्लांट लग रहा है 2.5 लाख कैपेसिटी की गाड़ी बनाने का, उसमें जो उसने कमाया भारतवर्ष में फैक्ट्री में लगाकर वो उसने डिविडेंड के रूप में बांटा, बोनस के रूप में बांटा। आप और मैं उसे सवाल पूछने वाले नहीं होते। अपने को सिर्फ इतना पूछने का हक है आगे जाकर आप जब ये 7.5% जो बाकी है वो जब डाइल्यूट करोगे उसके बाद आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि अपन उसके अब 17.5% के हिस्सेदार आज के बाद ये इशू लिस्ट होने के बाद बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक डिविडेंड पॉलिसी ऑलरेडी इस कंपनी की बनी हुई है जो आप उसके डॉक्यूमेंट के तहत पढ़ सकते हैं। अब बाकी जो टिप्पणियां हैं कि ये दूसरा रिलायंस पावर हो जाएगा, सर टिप्पणी करनी बहुत आसान है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाना, 15,000 आदमी जिसमें काम करते हो, इतना बड़ा देश में ये जो टैक्सेस देती है, चाहे वो GST हो, एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, ये सब करके एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल से डर लगता है 2000 का भाव का IPO बहुत समय के बाद आया है, 28,000 करोड़ की इशू की साइज है, तो सबसे आसान काम है टिप्पणी कर दो, पैसा नहीं बने। और एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, जो पैसा नहीं बनेगा उसकी सीमा क्या है? 10% नीचे लिस्ट हो सकता है। घूम फिर के वही 200 रुपए की बात हो रही है जिसका मैंने जिक्र सबसे शुरुआत में किया था कि शायद बाजार का भाव, ग्रे मार्केट का भाव देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपनी इशू प्राइस को 200 रुपए से बढ़ा दिया है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अभी हम वैल्यूएशन दिखा रहे थे कंपनी की और बाकी जो पीयर कंपनीज है उससे तुलना कर रहे थे। अगर IPO में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो फिर क्या मारुति, महिंद्रा या टाटा मोटर्स जैसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रख लें, या फिर क्या सजेशन रहेगा आपका? क्या इनसे तुलना करना सही रहेगा? और आपको कौन सी कंपनी सस्ती लगती है? अगर हम Hyundai समेत 3-4 बड़ी कंपनियों की बात करें, Hyundai, मारुति, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। सर 3 ऑप्शन की बात करते हैं। उसमें कॉमन फैक्टर ये रहेगा कि आपको शेयर आपने या तो अप्लाई नहीं किए या आपको मिले नहीं, ये अपन चीज समझ लेते हैं। पहले दिन अगर आपको 10% या 5 से 10% नीचे ये शेयर मिलता है, बेशक आप Hyundai में निवेश कीजिए, आपको जल्द ही पैसे बन सकते हैं। जल्द का मतलब ये है 2 से 3 महीने में जो गिरावट हुई है वो, और उसके ऊपर 5-10% और आपको पैसा मिल जाएगा। उम्मीद ये कीजिए कि जब सितंबर तिमाही के नतीजे आए या दिसंबर तिमाही के नतीजे आए तो आपको इन द मनी
प्रॉफिट मेकिंग आप इसमें हो जाएंगे। दूसरा विकल्प ये है कि आप Hyundai में पैसा नहीं डालते क्योंकि आपको लगता है ये विदेशी कंपनी है, बट क्या आप ये जानते हो मारुति भी तो विदेशी कंपनी है। उसकी नाम है मारुति सुजुकी, जिसकी मेजॉरिटी होल्डिंग सुजुकी ऑफ जापान की है। तो क्या आप उसको भारतीय कंपनी मानते हो या उसको भी विदेशी कंपनी मानते हो? अगर आप सिर्फ भारत की कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो महिंद्रा में कीजिए या टाटा मोटर में कीजिए। टाटा मोटर में भी ये ध्यान रखिए कि उसके पास भी विदेश में कंपनी है, लैंड रोवर जो है उसने ये कंपनी विदेश में खरीदी थी। तो क्या जो टाटा मोटर के इन्वेस्टर हैं इंडिया के बाहर, उन्हें इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लंदन में एक कंपनी खरीद चुके हैं और ये भारत की कंपनी है। तो मेरे ख्याल से ये इंडियन फॉरेन वाला जो एक कश्मकश है या ये एक चिंता इन्वेस्टर के मन में है, ये कुछ गलत होता है। आपको पैसा कमाने से मतलब है, आप सिर्फ उस चीज पर फोकस कीजिए। ठीक सर, चलते चलते सर आज की चर्चा का जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, लब्बोलू आप ये निकाल के चलें कि अगर आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पर लिस्टिंग गेन के दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक बार अगर आप फिर से हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दें, क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ है तो हम चाहते हैं कि बहुत स्पष्ट मैसेज इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे दर्शकों के लिए जाए। पूरा का पूरा एक समीकरण देने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका मकसद एप्लीकेशन करने का सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है तो आप अगर इस कंपनी में नहीं अप्लाई करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिले या न मिले, अगर मिल भी जाता है तो कोई वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट डिवाइडेड है, लिस्टिंग गेन होगा या न होगा। अब आ जाइए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका व्यू थोड़ा सा लंबा नजरिया का होना चाहिए। अगर आप एक डेढ़ साल के तरह से के नजरिए से करते हो तो बेशक आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। अगर आप शॉर्टर टर्म चलते हैं, एक तिमाही दो तिमाही, तो प्रॉफिट होगा लेकिन हो सकता है कम हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आज अप्लाई न करूं, 3 दिन का जो समय है और लिस्टिंग डे पे लूं, तो आपका जो नजरिया होना चाहिए ±5% इशू प्राइस जो है उसके अंदर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये शेयर खरीदने की। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अप्लाई करेगा, और उस समय अगर आप ये खरीदते हो तो सकता है आपका नजरिया कमाने का कुछ शॉर्ट टर्म हो जाए, क्योंकि अगर आपको कुछ डिस्काउंट में मिलता है तो वो आपका प्रॉफिट इमीडिएट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अरुण सर, आज की इस चर्चा में जुड़े आप और बहुत डिटेल में आपने Hyundai के आईपीओ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शौर्य, आपका भी धन्यवाद। आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम आंकड़े लेकर के हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर के आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह, क्या आईपीओ है।